फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी प्रधान जी क्या बच पाएंगे के भाग दूसरा है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में जाने से पहले जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहाँ तक हो सके शेयर भी करें। तो चलिए कहानी की ओर। और दूसरा भाग, पहला भाग तो आपने देख ही लिया होगा, हम दूसरे भाग की ओर चल रहे हैं। तो चलिए, मैं हूँ विनोद, आपको पता ही होगा। आगे कहानी आपको मैं सुबह में सारी रात को घटना को बड़े गौर से याद किया। फिर मेरे मन नहीं माना और मैंने प्रधान जी को मोबाइल पर फ़ोन किया। रिंग जाता रहा लेकिन प्रधान जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कई बार रिंग किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। फ़ोन ही नहीं उठ पाया तो बात कहाँ से होगी। मैं थोड़ा बेचैन हो गया, मेरे काम में मन नहीं लग रहा था। हम स्टेशन पर आए हुए थे, तभी उस गांव का एक ऑटो ड्राइवर मेरे को मिल गया। मैंने प्रधान जी का हालचाल पूछा। बोला, भाई साहब, प्रधान जी तो शहर गए हुए हैं, बिटिया उनको शहर ले गई हॉस्पिटल में, उनके हालत थोड़ा नाजुक है। मैं ये सब बात सुन कर के मैं थोड़ा दहल सा गया। यानी क्या हुआ भाई? करे अब तो मैं पूरा बता नहीं सकता, लेकिन वो शहर में गए हैं इलाज के लिए। मैंने कि हॉस्पिटल का नाम कुछ पता है? बोला हाँ। उसने हॉस्पिटल का नाम बताया। फिर मैं शाम के टाइम में चल दिया उस हॉस्पिटल में। पहुंच करके ऑटो अपना खड़ा किया पार्किंग में। अंदर ही जा रहा था पता करने के लिए प्रधान जी किस कमरे में हैं, तब तक वो डॉक्टरनी बिटिया नज़र आ गई। चेहरा एकदम फीका फीका सा हुआ पड़ा था, बुझा बुझा सा चेहरा, और आंखें एकदम ओझल सी हो रही थी। उन्होंने मेरे को देख लिया, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और मेरी तरफ बढ़ाई। बोला, विनोद जी आप यहाँ पर, क्या कोई एडमिट है क्या आपका? मैंने ना में सर हिलाया। बोला, नहीं जी, मैं तो प्रधान जी से मिलने आया हूँ। मैं सुना कि ऐसे ऐसे प्रधान जी के साथ में आप लेके आई हैं हॉस्पिटल में, तो मेरे से रहा नहीं गया। क्या हुआ, आप यहाँ पर लेकर आई, आपसे सही नहीं हुए प्रधान जी? तो वो बोली कि देखो विनोद जी, हमने बहुत कोशिश किया लेकिन दवा दारू कोई लग ही नहीं पा रहा है इनके शरीर में। पता नहीं, हम यहाँ पर भी लेकर आए हॉस्पिटल में, एक से एक डॉक्टर को हमने दिखवा दिया लेकिन कोई इलाज इन पर चल नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं थोड़ा हैरान था। मैं कुछ सोच रहा था कि मैं बोलूं कि हमारे गांव में एक ओझा रहता है और उससे हम दिखवा लेते हैं एक बार, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। शायद उसको बुरा लगता, इतनी बड़ी डॉक्टर है और हमारी छोटी सी बात सुनकर उसको थोड़ा अजीब सा लगे, ये सोचकर मैं बोला नहीं। तब मैंने बोला, डॉक्टर साहिबा से प्रधान जी को हम देख सकते हैं एक बार? बोला हाँ, आओ विनोद चलते हैं। गए कमरे में, प्रधान जी का बिस्तर लगा हुआ था, बेड था, उस पर वो लेटे हुए थे। आंखें हल्की सी खुली हुई थी, एकदम चेहरा पीला पड़ा हुआ था। नहीं, पता नहीं कितने दिनों से ये बीमार हैं। यानी कि होश में हैं? बोलती नहीं, होश में भी नहीं है, बेहोश में भी नहीं है, लेकिन ये आंखें नहीं खोल पा रहे हैं और ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना हरकत कर रहे हैं। प्रधान जी को देखकर बहुत मेरे को तकलीफ़ हुआ। कितना हंसमुख चेहरा था। प्रधान जी जब भी मिलते थे गले से लगा लेते थे मेरे को। उनकी बातें सुनकर बहुत याद आने लगी प्रधान जी की। यानी फिर मैं रहा नहीं गया। यानी कि मैडम आपसे एक बात बोलूँ मैं? तो वो बोली, हाँ बोलो विनोद। लेकिन मैडम, हमारे गांव में एक ओझा तांत्रिक हैं, वो भूत पिशाच का, प्रेत बाधा का इलाज करते हैं। तो
आप कहो तो उनसे एक बार मैं बात करके देखूं। वो कुछ सोची, बोली हाँ हाँ कर लो आप बात, जहाँ इतने इलाज सही एक और तांत्रिक से इलाज हम कर लेंगे। मैंने फटाफट वहीं से फ़ोन मिलाया और सारी घटना रात से लेकर के अभी तक का ओझा को मैंने बता दिया। वो थोड़ा सा चुप हो गए फ़ोन पर। मैं हेलो हेलो करता रहा, हाँ हाँ हाँ। यानी कि क्या हुआ ओझा जी? बोले विनोद, तुम जैसी बातें बता रहे हो ना, वो बहुत बड़ा शैतान है। उस पेड़ वाला के बात कर रहे हो ना? यानी कि हाँ जी। अब वह शैतान प्रधान जी के शरीर में घुस चुका है और जल्दी से ये निकलने वाला है नहीं। ये तो प्रधान जी को प्राण लेकर ही रहेगा, इसकी यही कोशिश है। मैं डर गया एकदम। वो डॉक्टर ने बोले क्या हुआ विनोद? नहीं 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 कुछ नहीं, बात कर रहा हूँ अभी। यानी कि फिर मैं एक साइड में हट गया। यानी कि ओझा जी, प्रधान जी को बचाने कोई उपाय नहीं है आपके पास में? इतने बड़े तांत्रिक हो आप, लोग बाग दूर दूर से आते हैं आपके यहाँ पर, आप सबको अच्छा कर देते हो, तो प्रधान जी को बचा नहीं सकते आप? बोला विनोद, थोड़ा काम कठिन है। नहीं कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे, आप बताओ क्या करना है। तो बोला कि विनोद, मैं आधे घंटे में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर डॉक्टर ने मेरी तरफ मुड़ी, हाँ विनोद बात हो गई? नहीं कि हाँ बात तो हो गई है, लेकिन वो आधे घंटे में दोबारा फ़ोन करेंगे, इस विषय में कुछ बात करना है। हम उनका इंतज़ार करने लगे फ़ोन का। आधे पौन घंटे के बीच में ओझा जी का फ़ोन आया। बोले विनोद, एक काम हो सकता है। मैंने अपने गुरु भाई को सारी बात बताई है फ़ोन पर। वो हमसे भी बड़ा तांत्रिक है और वो औघड़ हैं, अघोरी। यानी कि फिर तो उन्होंने श्मशान में बुलाया है प्रधान जी को, वो भी 12 बजे के आसपास। हमें 11 बजे ही प्रधान जी को लेके चलना पड़ेगा। यानी कौन सा श्मशान में? अपना वाला, नदी के किनारे वाला? बोले हाँ नज़दीक वही है। यानी कि फिर बस एक ही उपाय है, बस ये हमें उपाय करना है और इसे प्रधान जी बच सकते हैं तो बच सकते हैं, नहीं तो और कोई हमारे पास में दूसरा उपाय नहीं है। मैंने कुछ सोच में पड़ गया मैं। फिर मैं बोला ओझा जी, इसमें प्राण जाने का खतरा तो नहीं है प्रधान जी का? बोले विनोद, हो भी सकता है, हम पक्का गारंटी नहीं दे सकते इस चीज़ का, लेकिन यही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो प्रधान जी तो वैसे भी मरने वाले ही हैं। मेरा दिल पानी पानी सा हो गया। यानी कि ठीक है पर ओझा जी, आप अपनी तैयारी करो और हम कितने बजे आना है आप हमें बता दो। फिर बोले कि आप विनोद श्मशान घाट के पास में आ जाना, वहीं पर गेट पर 11 साढ़े 11 के आसपास आ जाना, तब तक हम लोग तैयारी कर लेंगे। वहाँ पर पूजा विधि वगैरह सब बनाना पड़ेगा। एंड ठीक है, आप पैसे के वो टेंशन मत लेना, आपका जितना पैसा लगेगा हम देंगे। बोले नहीं विनोद, वो तो पता है तुम पैसा रखते नहीं किसी का। नहीं ठीक है महाराज, आप अपनी तैयारी करो, हम 11:30 बजे आपको श्मशान के गेट पर मिलेंगे प्रधान जी को लेकर के। फिर मैंने सारी बात डॉक्टर जी को बताई। डॉक्टर जी बोले ठीक है विनोद, चलो करके देखते हैं, हम भी देखें कि कैसे तंत्र विद्या होता है यहाँ का। यानी कि मैडम, हमें प्रधान जी को बचाना है, हमें तंत्र विद्या में नहीं पढ़ना है, प्रधान जी भी कैसे बच जाएं, बस हमें इस बात को सोचना है। और हम फिर चुप हो गए। वही करीब 11 बजे हॉस्पिटल से हमने प्रधान जी को उठाया 2 आदमी की सहायता से, ऑटो में बिटिया लेकर के, और बैठी उनको, और हम चल दिए श्मशान की ओर। श्मशान के गेट पर गए, एकदम अंधेरा था। आगे की साइड में 2 बल्ब जल रहे थे धुंधले धुंधले से, लेकिन अंदर में एक चिता जल रही थी, उसकी रोशनी फैल रही थी। गेट पर खड़ा हो गया मैं। शायद ऑटो का आवाज़ ओझा जी ने सुन लिया था, कदमों की आवाज़ आ रही थी। बाकी हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था,
झिंगुर झाएँ झाएँ की आवाज़ आ रही थी और कुछ चिड़ियों की ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे उल्लू बोल रहे हो, ऐसे कुछ आवाज़ें बहुत सारी ऐसी आ रही थी। हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तब तक ओझा जी और उनके साथ में एक काला चोगा पहने आदमी हमारे ऑटो के पास में आ गए। बोले, विनोद चलो उतारो प्रधान जी को और ले चलते हैं जहाँ हमने बेदी बनाया हुआ है। फिर सहारा देकर और हम उनको लेके चल पड़े। वो तो होश में थे नहीं, हम टांग करके उठा करके उनको वहाँ बेदी बनाए हुए थे। ओझा जी बोले, इस बेदी पर इनको लिटा दो। उनको लिटा दिया गया। फिर उस जो तांत्रिक थे काली चोगो वालों ने अपनी तंत्र विद्या का शुरुआत किया। पहले अपने बोतल में से कोई पानी जैसा चीज़ निकाले और हम लोग के ऊपर में फेंका। डॉक्टरनी के ऊपर भी डाला, हमारे ऊपर भी डाला और ओझा जी के भी डाला, अपने शरीर पर भी डाला। फिर वो चारों दिशा में घुमा घुमा करके उस जल को मंत्र पढ़ते हुए छिड़काव किया। फिर वो एक अलाव सी बना रखी थी, उसमें हवन करते रहे, कुछ जला रहे थे। उसकी खुशबू अजीब सी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है वो। और हाथ में चावल लेकर के मंत्र पढ़ने लगे। बहुत देर तक मंत्र पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे, फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे जैसे दहाड़ रहे हो। उस मंत्र का जाप करते रहे। फिर अचानक वो चावल प्रधान जी के शरीर पर फेंक दिया। फेंकते ही प्रधान जी एकदम उनके शरीर में जैसे हलचल सी हुई और उठ करके बैठ गए, लेकिन आंखें उनकी बंद थी। तभी वो जो तांत्रिक थे उनके सर के बाल पकड़ लिया कस करके और एक हाथ में चावल लिए हुए थे, फिर पढ़ रहे थे मंत्र को। मंत्र पढ़ते पढ़ते चावल को फिर छिड़काव उनके शरीर पर कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रही थी और वो पहचान में नहीं आ रहे थे कि वो हमारे प्रधान जी हैं। फिर तांत्रिक ने बोला ज़ोर से कि जो तुम कोई भी हो, इस आदमी का शरीर छोड़ करके तुम चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, लेकिन इसको जीवन दान दे दो। तुम इनके शरीर को छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें इसी कुंड में हवन में जलाकर राख कर देंगे। प्रधान जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। आंखें खुली खुली थी और पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस तांत्रिक ने दोबारा चावल लिया, फिर वो मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। करीब 2 मिनट तक मंत्र का जाप तेज़ तेज़ आवाज़ में करता रहा। फिर वो चावल को प्रधान जी के ऊपर में छोड़ दिया। छोड़ते ही प्रधान जी ने ज़ोर से दहाड़ मारी और ऐसे उठ के खड़े हो गए कि माने उनके कितने शरीर में बल आ चुका हो, और फिर अचानक नीचे गिर पड़े। हमने देखा उनके मुंह से धुएं जैसी कोई चीज़ निकली, काला रंग का गाढ़ा धुआं, और आसमान की तरफ जाने लगी। तभी मेरे को मंजर याद आ गया, पेड़ के पास में जो शैतान था बिल्कुल इसी तरह का था, एकदम धुएं के माफिक। ना उसका कोई शरीर नज़र आ रहा था, ना कोई मुंह, ना हाथ, और धुआं उड़ता हुआ एक जगह जा कर के विलीन हो गया। फिर उस तांत्रिक ने अपने थैले में से कोई जल निकाला बोतल में से और प्रधान जी के ऊपर छिड़काव करने लगा मंत्र पढ़ पढ़ करके। फिर प्रधान जी को सहारा दे करके उठाया गया। तब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंख खुलते ही मेरे जान में जान आ गई। मैं ज़ोर से बोला, प्रधान जी ठीक हो ना? प्रधान जी मेरी तरफ देखे और हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उनके शरीर में इतना शक्ति नहीं थी कि वो हंस सके। तब भी मेरे शरीर में बहुत बहुत शांति आई। कहीं चलो प्रधान जी वो हमारे बीच हैं। बहुत खुशी हुई। बिटिया तो उनसे लिपट करके रोने लगी।
मैंने चुप कराया। डॉक्टरनी जी आप तो डॉक्टर हो, आप मत रो ना, पापा आपका ठीक हो गए। बोली हाँ विनोद जी आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी खुश था कि चलो हमारे प्रधान जी अब हमारे साथ में रहेंगे, इनसे मिलते रहेंगे हम। तभी अचानक डॉक्टरनी ने बोला तांत्रिक बाबा जो काली चौक में थे, बोले हाँ हाँ बेटा बोलो, ये विद्या मेरे को सीखना है। अचानक चुप्पी छा गई। मैं भी डॉक्टरनी तरफ देखने लगा और ओझा जी भी देखने लगे और वो तांत्रिक, फिर तांत्रिक ज़ोर से हंसा। उसके हंसते ही सभी के मुंह से हंसी का फव्वारा निकल पड़ा और हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए, लेकिन बिटिया बिल्कुल शांत थी। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आपका।